जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। इस दुनिया में ना परेशान हर कोई है। कोई सच में है और कोई सच से परेशान है। मानते हैं आप भी इस चीज़ को? तो शुरुआत करूँगी। आज मैं कुछ बात ऐसी हैं जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा डाइवोर्स कैसे हुआ। जब भी डाइवोर्स के लिए आप पिटीशन फाइल करते हैं, केस लगाते हैं, तो मेरे तरफ से ही केस लगा था क्योंकि मुझे चाहिए था तलाक, हस्बैंड को नहीं चाहिए था। लेकिन जब केस लगाते हैं ना तो वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके साथ हुआ है, मेन मेन पॉइंट लिख कर देना होता है। तो मैंने एक कॉपी में लिख कर दिया था वो। जिस बंदे ने उस मैटर को, मतलब पिटीशन फाइल होने के पहले जिस बंदे ने उस मैटर को पढ़ के और टाइप किया था ना, उस बंदे के भी आंखों से आंसू निकल आए थे। जबकि आप सोचिए कि मैंने 12 साल तक मेरे साथ जो कुछ हुआ था मैंने उस चीज़ को लिखा था उसमें। 12 सालों तक मेरे साथ जो भी हुआ था, और आप सोचिए कि 12 साल की चीज़ आप एक कॉपी में, वो भी पूरी नहीं लिखी हुई थी। आई थिंक मेरे ख्याल से 32 पेजेस थे वो। 32 पेज थे, उसमें लिखा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि 12 सालों की कहानी 32 पेज में नहीं आ सकती है। बट हाँ, कुछ कुछ खास पॉइंट थे जिसको लिखा हुआ था मैंने। और लिखते समय ना, जितने दिन मैंने उसे लिखा था, बस मैं लिखते लिखते मैं रोती रहती थी। मतलब इतना रोना आता था ना कि फिर मैं लिख भी नहीं पाती थी। और मेरी कोशिश, मैं ये कोशिश में लगी हुई थी कि मैं इसको जितने जल्दी फिनिश करूं उतना अच्छा है। क्योंकि जब भी मैं उसे लेकर के बैठती थी और मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था, क्योंकि वो सारी चीज़ें क्या होती थी ना, रिमाइंड होती थी, वो सारी चीज़ें दिमाग में आती थी। और मैं बार बार नहीं चाहती थी कि मैं बार बार उसको लिखना शुरू करूं, क्योंकि फिर वो मुझे सारी चीज़ें फिर से याद करनी पड़ती थी। और फिर मेरा दिन ना बहुत ही बुरा जाता था, बहुत ही बुरा। तो कोशिश में ये लगी थी कि बहुत जल्दी से जल्दी से मैं लिख करके दे दूं। और जब भी जिनका डाइवोर्स हुआ होगा, या जो एडवोकेट होंगे, जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, जो इन चीज़ों से जुड़े होंगे या जिन्होंने ये सारी चीज़ें फेस की हैं, वो समझ पाएंगे कि जब भी डाइवोर्स के लिए आप केस फाइल करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको समझाने के लिए बुलाया जाता है। तो जब मेरा केस लगा हुआ था तो मेरे एडवोकेट ने कहा कि अभी आपको बुलाया जाएगा, अभी मुझे नहीं जाना है, मतलब एडवोकेट को नहीं बुलाया जाएगा, आपको बुलाएंगे और वो आपको समझाएंगे। लेडी जज थी, तो उन्होंने कहा कि वो आपको समझाएंगी कि आप मतलब तलाक ना लीजिए, और जो भी है आपकी प्रॉब्लम्स पूछेंगी और आपको समझाएंगी। मतलब स्टार्टिंग में वो आपको मना ही करते हैं, कन्विंस करते हैं कि आप ऐसा मत करो। क्योंकि खास तौर पे जब आपके बच्चे भी हैं ना, तो इस ऐसे केसेस में जज लोग यही सोचते हैं कि मतलब इन लोगों की सुलह हो जाए, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए और डाइवोर्स ना हो। तो उन्होंने मुझसे यही कहा। और बाकी उन्होंने यही बोला, बोले कि आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं, आपके साथ जो हुआ है आपको वही बताना है। तो मैं अलग से कुछ भी बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ना ही आपको, आपने कोई झूठा केस लगाया है कि आपको अलग से मुझे सिखाना पड़े। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उनसे शेयर कर लीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन जब मैं अंदर गई तो होता क्या है कि जज लोग पहले, मतलब केस के एक दिन पहले, वो फाइल, मतलब केस की सुनवाई के पहले वो फाइल को पढ़ते हैं, रीड करते हैं, उसके बाद ही वो आपको समझाते हैं। तो मेरे केस में ये हुआ था। मैं अंदर गई और मैडम ने बस पूछा मेरा नाम, उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है। उन्होंने फाइल पकड़ाई, क्लर्क को, जो वहाँ पे मुंशी वगैरह बाबू लोग बैठे रहते हैं, उनको पकड़ाई और बोला कि अ, जो विपिन सिंह है, आप उनको नोटिस भेजिए कि डाइवोर्स का केस लगा हुआ है। और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं समझाया, कुछ भी नहीं कहा कि तुम तलाक मत लो, या मतलब कोशिश करो, टाइम दो, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। क्योंकि इतना कुछ मेरे साथ हुआ है ना, मैं बता रही हूँ कि मैं उन चीज़ों को आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती, मैं चाह के भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत गिरने वाली बात हो जाएगी।
अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जब इतना कुछ बता दिया है तो ये बताने में क्या प्रॉब्लम है, या ये जो कर रही हो वो भी तो सही नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मैं सिर्फ सोचती रहती थी। मेरी शादी के मेरे ख्याल से साल भर भी नहीं बीते होंगे, उसके पहले से ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आने लगा कि मुझे इनके साथ नहीं रहना है, मैं नहीं रह पाऊंगी। क्योंकि मेरी शादी भी बहुत कम एज में हुई। जिस एज में लोगों की शादियां होती हैं उस एज में मेरा डाइवोर्स हो चुका है। तो एक ये भी होता है कि जब आप कम एज के होते हो ना तो आप सही समझ नहीं पाते हो, और मैंने बहुत टाइम अपना बर्बाद किया है इसी चक्कर में कि शायद ये बंदा सही हो जाएगा, शायद ये सुधर जाएगा। बहुत कोशिश की मैंने। बहुत ड्रिंक करते हैं, मैंने उनके शराब छुड़ाने के लिए भी पता नहीं मैंने कितने पैसे बर्बाद किए। मैं उस व्यक्ति के लिए, मतलब उस व्यक्ति के लिए मैं कहाँ नहीं गई हूँ। किसी ने पंडित बोला, ओझा बोला, जो भी बोला है जिसने, ये कर दो वो कर दो, मैंने सब कुछ करके देख लिया और मुझे विश्वास नहीं होता है। किसी ने बोला मन्नत का धागा बांध दो, इस मंदिर चले जाओ, वहाँ चले जाओ, मैंने सब कुछ किया था, सब कुछ एवरीथिंग किया था। तो लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। तो मैं तो यही कहूँगी कि इंसान अगर समझदार है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। बाकी आप ये सोचिए कि आप किसी मंदिर में जाके मन्नत मांग के किसी पंडित से कुछ करा के, कुछ नहीं होता ये सब। तो इस तरीके से मैंने केस फाइल किया था अपना, और मेरा डाइवोर्स बहुत जल्दी हो गया था। जल्दी मीन्स 1 साल के अंदर अंदर डिसीजन हो गया था, वन साइडेड। एक्चुअली होता क्या है कि जिस केस में, पहली बात तो एक्स पार्टी कभी भी तब होता है जब आपके केस में मतलब एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हो, उसके साथ मतलब उसकी जान को खतरा हो या बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो। और केस को सुन करके जो भी चीज़ें हैं जो आप बीती आपकी होती है उसको सुन करके जज ही डिसाइड करते हैं कि आपको एक तरफा तलाक देना है या नहीं देना है, उसी कंडीशन में होती है। और दूसरी चीज़, मैंने कोई डिमांड नहीं की थी। अगर मैं कोई डिमांड करती तो केस में आगे बढ़ता रहता यही होता। मैंने सिर्फ केस ख़त्म होने के बाद, मेरा डाइवोर्स होने के बाद, मैंने मेंटेनेंस के लिए किया है अप्लाई, वो भी मैंने बच्चों के लिए किया है क्योंकि वो ज़रूरी है और वो मैं ले करके ही रहूँगी। सिंपल है कि मैं ले करके ही रहूँगी, उसके लिए मुझे जितनी भी कोशिश करनी होगी मैं करूँगी। वो ऐसे हुआ था कि 3 पेशी हुई थी। तीनों पेशी में ये नहीं आए थे, मतलब जो हस्बैंड थे मेरे वो नहीं आए थे तीनों पेशी में। उनके पास लेटर जाता था बट वो नहीं आते थे, और उनको कॉल पे भी मेरी बात हुई है तो वो यही बोलते हैं कि मैं आऊँगा ही नहीं, मैं आऊँगा ही नहीं, ऐसा करके उन्होंने मना कर दिया था और नहीं आए वो। तो 3 पेशी के बाद जब चौथी बार हुआ है, मतलब चौथी बार जब डेट आई है, तो डिसीज़न हो गया मेरे फेवर में, मतलब कि मुझे तलाक मिल गया था। और फिर क्या होता है कि तब भी अगर सामने वाला बंदा, अगर एक पार्टी नहीं देना चाहता है डाइवोर्स आपको, तो वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। बट उसका एक टाइम पीरियड होता है 6 मंथ का। अगर 6 मंथ के अंदर वो अप्लाई करते कि उन्हें तलाक नहीं देना है या वो तलाक नहीं चाहते हैं, तो वो 6 मंथ के अंदर आके अप्लाई कर सकते थे। बट वो भी चाहते थे ऐसा। वो कहते हैं लोगों से कि तलाक उसने दिया है, मैं नहीं चाहता था, मैं नहीं। तो ये तो सच है कि परेशान जो रहेगा वही तलाक चाहेगा, जो परेशान नहीं है वो क्यों चाहेगा। परेशान तो मैं थी तो मैं ही चाहती ऐसा। तो उन्होंने यही बोला कि मैं नहीं चाहता था। और फिर 6 मंथ का टाइम भी था, फिर भी वो नहीं आए। फिर जब मैंने मेंटेनेंस का केस लगाया तब वो आए, क्योंकि जहाँ पैसे की बात आ जाती है तब अच्छे अच्छे आते हैं। और मुझे भी स्टार्टिंग में मेरे एडवोकेट ने बोला था, मैं सच बता रही हूँ और लोगों को भी पता है, ऐसे बहुत से लोग हैं कि आप मान के चलिए कि 30 या 40% ही औरतें या लड़कियां सिर्फ परेशान हैं जो कि केस लगे हुए हैं, और 60% लड़के परेशान हैं झूठे केस में। औरतें इतने बुरे तरीके से उनको परेशान करती हैं ना, क्योंकि ऐसे ऐसे रूल्स और ऐसे ऐसे रेगुलेशन बने हुए हैं ना जिसका फ़ायदा वो भरपूर उठाती हैं। मैं खुद कोर्ट में जा जाकर मैंने ऐसे कितने केस देखे हैं, और मेरे नॉलेज में मतलब मेरे जानने वाले लोगों में मैंने देखा है कि लड़कियां ही उल्टा टॉर्चर कर रही हैं लड़कों को, अपने ससुराल वालों को। और मुझे यही कहा गया था
मेरे एडवोकेट ने भी कहा था और एक दो लोगों ने और भी कहा था जिनको एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, उन्होंने भी समझाया था कि जब तक तुम केस में सबको नहीं फंसाती हो, मतलब अपनी फैमिली वालों को, ससुराल वालों को, फैमिली वाले मतलब अपने ससुराल वालों को, और हस्बैंड पे भी आरोप नहीं लगाओगे, तो तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उस वक्त मैं इतना ज़्यादा परेशान थी इस व्यक्ति से ना, कि सिर्फ और सिर्फ मुझे तलाक ही चाहिए था। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए वही था। क्योंकि होता ये था ना कि जब तक हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ था, यहाँ तक कि इनफैक्ट केस लगने के बाद भी एक बार वो बीच में आए थे, और क्या ही किया था उन्होंने वो तो मेरी बेटी जानती है और मैं जानती हूँ। तो मतलब उसका ये था, वो कभी मुझे अपनी वाइफ नहीं समझे। वो मतलब बोलते हैं ना जैसे कि रजिस्ट्री की हुई प्रॉपर्टी है आपकी, वो उस तरीके से मुझे समझते थे कि मैंने इसकी रजिस्ट्री करा रखी है और ये मेरी प्रॉपर्टी है। उन्होंने कभी मुझे वाइफ नहीं समझा। तो बस आप इतने से समझ जाइए कि इंसान की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, सिर्फ हक जताना आता था उसे, सिर्फ और सिर्फ हक जताना। तो सबसे पहले मेरे लिए ये ज़रूरी था कि मैं उस आदमी का अपने ऊपर से उसका हक ख़त्म करूं, मतलब उसका मुझ पर कोई हक ना हो। सिर्फ इसलिए मैंने सबसे पहले तलाक लिया। और जब डाइवोर्स हो गया, उसकी नोटिस उनके पास गई, तो मतलब उस नोटिस में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूछा नहीं होगा किसी से, कुछ भी नहीं किया 6 मंथ तक। और मुझे तो डाइवोर्स चाहिए था, तो इसलिए मुझे इस चीज़ को टालना नहीं था, तो मैं अपनी तरफ से कोई भी कोशिश क्यों करती। मैंने भी बढ़िया वेट किया 6 महीने का। उसके बाद फिर जब मैंने केस लगाया मेंटेनेंस का बच्चों के लिए, तब वो आए, पहली पेशी में ही आए। और फिर हम लोगों को काउंसलिंग के लिए भेजा गया। तो काउंसलिंग के लिए जब भेजे तो वहाँ पे जो मैम थी, तो उनको लगा कि शायद हम लोगों का डाइवोर्स का केस है। उन्होंने पहले मैटर पढ़ा नहीं, तो उनको वो ऐसे ही समझाने लगी कि आप लोग क्यों तलाक ले रहे हैं। तो विपिन ने कहा कि मैम हम लोगों का डाइवोर्स हो चुका है और इसने मेंटेनेंस का केस लगाया है, पैसे की डिमांड की है, तो उसका केस लगाया। तो मैम ने बोला कि तलाक क्यों दिया, नहीं किसने लिया, किसने केस लगाया था। तो इन्होंने बताया कि इसने ही लगाया था। तो मैम बोली कि क्यों लगाया था। तो उनका क्या कहना था, उन्होंने मैम से ये कहा कि इसका अफेयर है, ये यहाँ से इसीलिए नहीं जाना चाहती है, ये शादी के पहले से इसका अफेयर है और अभी तक उसके ही साथ अफेयर है इसका, ये उसके साथ ही रहती है। मतलब जितना झूठ बोलते बना इन्हें, उन्हें बोला, बकायदा बोला मैम के सामने। मैं उस वक्त चुप थी, अपनी अपने टाइम का इंतज़ार कर रही थी कि जब मेरा टाइम आएगा तब मैं बताऊंगी। मैंने बीच में कुछ भी नहीं कहा उनके। उन्होंने ये सारी चीज़ें कही, तो फिर मैम ने बोला कि ठीक है, आप अगर नहीं चाहते थे तलाक देना, तो आप क्यों नहीं बोले कोर्ट में कि मुझे डाइवोर्स नहीं चाहिए। एक्स पार्टी कैसे हो गया, एक्स पार्टी तो तब होता जब आप नहीं आते। तो इन्होंने ये बताया कि मैम मुझे किसी ने बोला था कि तुम नहीं जाओगे तो डाइवोर्स नहीं होगा। मैम ने बोला चलो ठीक है, मैंने मान लिया। उसके बाद जब तुम्हारे पास नोटिस गई, डाइवोर्स का लेटर गया, डिसीजन की कॉपी गई, तब भी 6 मंथ का टाइम होता है। क्या उस 6 मंथ में आपने आकर के मना किया, आपने कोई अपने तरीके से आपने कोई एप्लीकेशन लगाई। तो बोले कि नहीं, मुझे किसी ने कहा कि अगर तुम वहाँ जाओगे तो वो तुम्हें जेल करवा देगी। तो मैम ने कहा ये किस टाइप की नॉनसेंस टाइप की बातें कर रहे हो आप, ऐसा क्यों होगा, डाइवोर्स के केस में आपको जेल क्यों हो जाएगी। तो फिर उन्होंने ये सब बातें उनसे की। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि हाँ आपने डाइवोर्स क्यों लिया। तो मैंने कुछ पिक्चर्स दिखाई उनको, 3-4 अलग अलग लेडीज़ों की, अलग अलग लड़कियों की, कि और वो भी होटल के रूम की। कंडीशन तो इतनी बुरी कि बता नहीं सकती हूँ। तो वो मैंने मैम को दिखाई फ़ोटो। मैंने कहा मैम ये रीज़न है, सिर्फ एक लाइन में ही मैंने बोला मैम ये रीज़न है। उसके बाद उन्होंने विपिन की तरफ इतनी गुस्से से देखा ऊपर से नीचे तक, और उन्होंने ये बोला अब मुझे समझ में आया कि आप क्यों नहीं आए पेशी में, या आपको क्यों डर था जेल का। क्योंकि ये जो आपने किया है कोई एक एक के साथ आपने किया नहीं है, इसमें 2-3 फोटोज है, दोनों तीनों अलग हैं। तो ऐसे में तो आप पक्का जेल जाएंगे। तो फिर उनका ये सवाल था कि आप इससे ये पूछिए मुझसे, मतलब कि ये फोटोज इसके पास आई कहाँ से। तो मैम ने तो नहीं पूछा, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ।
वो फ़ोटोज़ मुझे उनके ही स्क्रीनशॉट से मिली है, जबकि मैंने उन्हें ब्लॉक कर रखा है, मुझे किसी और ने भेजा था। बट आप ये सोचिए कि वो खुद ही इस टाइप की फ़ोटोज़ लड़कियों की लेते हैं, उसके बाद खुद अपने व्हाट्सएप पे लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए करते हैं यूज़। और यही रीज़न है, मेन रीज़न यही है कि मैं जो ये वीडियोस डालती हूँ, बना रही हूँ, ये सिर्फ इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये गलतफहमी है कि मैंने लव मैरिज की है और मैंने बेवकूफ़ी की थी, मैंने ही उनसे शादी की थी। मेरा कोई लव मैरिज नहीं है, मेरी फैमिली ने मेरी शादी की थी। हाँ, मेरी शादी धूमधाम से नहीं हुई है, मेरी शादी मंदिर से हुई थी। उनकी फैमिली से कोई नहीं था, क्योंकि उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें बताई थी अपने पापा के बारे में कि ऐसा है वैसा है, इसलिए मैं पापा की मर्जी से ना तो शादी करूँगा, ना मैं पापा को इनवाइट करूँगा, ना ही मेरे पिताजी के पास जाइएगा कोई। तो वो तो हम लोगों की भूल थी या मेरी किस्मत थी, जो मुझे इतने साल झेलना था तो मैंने झेला, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट भगवान ने मुझे इतने प्यारे प्यारे दो बच्चे दिए हैं, इसलिए मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है भगवान से। तो हुआ इसी कंडीशन में, तो मतलब वहाँ पर उन्होंने मेरे ऊपर सारा आरोप लगाया था, लेकिन जब मैंने फ़ोटोज़ दिखाई मैम को तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद से फिर किसी भी पेशी में वो नहीं आए, किसी भी पेशी में नहीं आए। अब देखते हैं, अभी 15 अप्रैल को फिर से मेरी पेशी है। जैसा होगा, जो भी होगा, मैं आपको बताऊंगी। पर आप लोग मुझसे इसी तरीके से अगर जुड़े रहेंगे तो मैं आगे भी ये सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा फुल सपोर्ट करिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि मतलब कोई एक लड़की, एक औरत जो धोखे में है वो संभल जाए। क्योंकि देखिए, जिस व्यक्ति को सुधरना होता है तो उसको महीने 2 महीने ही काफ़ी होते हैं। मेरी तरह बेवकूफ़ी कभी मत करना कि 12 साल बर्बाद कर लेना। 12 साल में तो पूरी दुनिया ही बदल जाती है, और मैंने 12 साल तक अपनी लाइफ नहीं बदल पाई। मुझे इस चीज़ का अफसोस हमेशा रहेगा कि मैंने अपने 12 साल क्यों बर्बाद किए। तो फिर मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।